इतना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो बोले कुछ ऐसा कुछ है नहीं फॉर्मूला बेच कर चिंता कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला देखने से क्या मतलब होता है, हम जा रहे हैं तो आप फोन लगा के उससे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, देखिए और आप उससे जुड़िए, उसका बेनिफिट है, एक्सपेंस कम करना है, क्वालिटी प्रोडक्शन भी देना है। तुम्हारा नंबर तो था मेरे पास 2 साल से हम वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, आपका यूट्यूब पे हो रही है, हम तो 2-3 साल से देख रहे हैं। कौन कौन सी खेती हो रही है? आप भावनगर, आप बोल हमारे यहाँ मैं तो तो हम तीनों भावनगर। अच्छा, ओके, ये पालनपुर, ये पालनपुर, पालनपुर। ये गोंडल। आपके यहाँ कौन सी खेती कर रहे हैं पालनपुर? हमारे यहाँ पपीता लगता है, हाँ जो पानी वाला बेल्ट है वहाँ पे, हाँ, पानी का वहाँ पे बेल्ट रहता है, छोटे छोटे एरिया रहते हैं, कहीं पानी की है, Pocket कहीं छोटे नहीं है, छोटे। ऐसे रहते हैं, तो पपीता लगाते हैं, मूंगफली ज़्यादा लगती है। जैसे सब्जी की खेती भी 1-2 गाँव जो होते हैं जो पानी वाला सबको भी लगता है, टमाटर लगता है, बैंगन। अभी हमारा ये जो है ना, तो 10, 12 और 13, एक तो यहाँ पर है ना, तो आनंद के पास में नहीं, डाकोर के पास में है, डाकोर डिस्ट्रिक्ट में 10 तारीख को, 12 तारीख को भावनगर है, और जैसे हाँ, और 13 तारीख को मांडवी में है, कच्छ में। वहाँ पे बागान है। हाँ, ये सब एफपीओ वाले फार्मर हैं जो बड़े संगठन के साथ चल रहे हैं। उनको ऐसा है कि अब जो भी खेती कर रहे हैं उसमें कैसे हम खर्चे को कम करें और उत्पादन को बढ़ाएं, इस तरह की विधियों पर चर्चा है वहाँ पर। 3 दिन वगैरह 3-4 दिन गुजरात में ही है। केला कितना कर रहे हैं आप वहाँ पर? हम 2-3 एकड़ में, अच्छा 2 एकड़ में लगाया है। वो क्षेत्र में तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी लगता है ना केला? हाँ, लगता है। उस प्रोग्राम लिखता है। पानी अच्छा है कुछ कुछ रेट में आगे। पानी तो ठीक है, अब सितोजी डैम है ना हमारे, हाँ, उसका पानी आता है। ओके, बताइए आपके जैसे के पास है वही जैसे के पास प्रश्न मतलब ये प्लेन कागज है, प्लेन कागज समझ के चलना है। अच्छा, जो कुछ सिखाना है आपको सिखाना है, प्रैक्टिस उसकी जो चल रही है उसको सब चेंज करवाना है। प्लांटेशन उसका अभी हो चुका है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते इस हाँ, साल। जो हो चुका है हो वो चुका है। तो वही रखेंगे। पर नेक्स्ट से उसमें चेंजेस आ जाएगा, पर अभी क्या है, कंसंट्रेशन अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्शन और खर्चा कम, जो आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें थंब रूल कुछ हमने इजाद किए हैं। 2006 से हम किसान पाठशाला रन कर रहे हैं, जिसमें अभी 2023 में हम जहाँ पहुँचे हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि कुछ कोई सी भी फार्मिंग करो, कुछ थंब रूल रखना है। हम केला करें, पपीता करें, गन्ना करें या वेजिटेबल की खेती करें, तो फार्मर को खेती करने में पहला उसको चाहिए ग्राफ। तो हम जो खेती कर रहे हैं उसकी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें, ये महत्वपूर्ण बात है। उसमें कंसंट्रेशन ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप हर पत्तों तक पहुँचे, उस तरह का ग्राफ हमें लेना पड़ेगा। फर्स्ट फॉल इसमें हमें कंसंट्रेशन करना है। दूसरे नंबर पे आता है उसका बीज, सीड या रोप या पौध क्या चयन करें, तो मायने रखता है। बट आजकल की जो विधियां हैं, हम सब हाइब्रिड पर चले गए हैं। तो हाइब्रिड ए कंपनी का लो या बी कंपनी का लो या सी कंपनी का लो, लगभग थोड़ा वो वेरिएशन है बट इक्वल आउटपुट देगा। जैसे कपास की खेती में आपने 4 कंपनियों में से किसी कंपनी का भी कॉटन लिया तो ऑन एन एवरेज आपका 7 से 8 क्विंटल ही एकड़ का आएगा। आप ए लो, बी लो, सी लो, बट उसमें प्रैक्टिस में चेंज करोगे कि ग्राफ क्या है, स्प्रे क्या किया, टॉपिंग कैसे किया, फर्टिगेशन कैसे किया, तो आपको कॉटन में आउटपुट 12, 15, 20, 25 क्विंटल तक आएगा। वरना एक सबका एवरेज रेशो 7 से 10 क्विंटल एकड़ पे पर। अब सभी तरह की कंपनियां मार्केट में, तो वो चीज़ आज के परिवेश में सेकंड नंबर हो गई है सीड की, कि कौन सा लेना चाहिए। बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो कि बीमारियां कम आए, उस टाइप का चयन करें। तो केला हो या बैम्बू हो या पपीता हो। तीसरा नंबर महत्वपूर्ण है आपका पानी प्रबंधन। फसल कोई सी भी हो, मैं एक थंब रूल की बात कर रहा हूँ कि
हम पानी का प्रबंधन कैसे करें, उसका नियंत्रण अगर हमने किया तो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और पानी प्रबंधन को चूक गए तो आउटपुट पूरा नीचे आता है। जैसे केले में ही मैं बात करूं तो हम मैक्सिमम गए 68 किलो एक ही बंच का वज़न, मिनिमम आए हम 15 किलो पे। मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मेरे ही किसान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ही पौधा अगर लेकर लगा रहे हैं, लेकिन वो पानी प्रबंधन को अच्छे से मैच करते हैं और ग्राफ को मैच करते हैं, तो मैक्सिमम 68 किलो लिया हमने एक बंच में। इतनी संभावना है कि 13 किलो और 68 किलो, एवरेजन 20 से 25 किलो लेते हैं, बट जा सकते हैं 30, 35, 40 पर। कपास की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद ने 35 कुंटल पकाया 1 एकड़ में कपास। इतनी संभावनाएं हैं, 7-8 क्विंटल, 20, 25, 35 क्विंटल तक जा सकते हो, संभावनाएं हैं। पानी प्रबंधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी खेती में पानी का जो प्रबंधन है, जड़ों के पास अगर आपने किया तो 25% हवा, 25% पानी चाहिए जड़ों के पास, 5% कार्बन चाहिए, बायोमास कार्बन, और 45% मिट्टी। ये कॉम्बिनेशन का हमारा खेत अगर है तो वो स्वस्थ भूमि कहलाएगा। अब बहुत से व्यक्ति ड्रिप वाले हैं, बहुत से फ्लड वाले हैं, क्योंकि आधा ड्रिप अभी एंट्री हो चुका है किसानों के बीच में। किसी भी राज्य में, किसी भी परिवेश में बात करें, आपके यहाँ भावनगर में आधे से ऊपर तो ड्रिप होगा ही, कहीं कहीं फ्लड होगा, बट मैक्सिमम ड्रिप होगा। तो ड्रिप की खेती में हम इसका कैसे समावेश करें, तो उसमें हमने जो 70-30 फार्मिंग का एक फार्मूला इजाद किया है कि कोई सी भी लाइन हो, आप अगर कपास लगा रहे हो तो एक लाइन में लेफ्ट में ड्रिप रखेंगे तो एक लाइन में राइट में ड्रिप रखोगे। पौधा जो लगा है उसका एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये जो भेज होगा ये नम वाला होगा और इसके बाहर अपोजिट होगा वो सूखा होगा, तो आपका कंडीशन जल्दी आएगा। हाँ, तो इसमें आधी हवा आधा पानी रहेगा आपके खेत में, तो पौधे की ग्रोइंग बहुत अच्छी होगी। ये मैंने उदाहरण दिया कपास का, ऐसे ही केले में कर सकते हो, पपीता में कर सकते हो, मिर्च में कर सकते हो, मक्का में कर सकते हो। ड्रिप वाले किसान, एक लेफ्ट एक राइट, फिर अगली जो ड्रिप आएगी, जो लाइन है आपकी कपास की, ધારો કે કપાસની બે લાઈન કરી છે, એક પાટલામાં બે ડળ્યું, हाँ, પછી કેળા વાવ્યા છે તમે, તો એક આ સાઈડ લાઈનની બાજુ, એક આ સાઈડ, બે લાઈન વચ્ચે બે ડ્રીપ, પણ એક પાટલામાં, ઓલી બાજુનો બેડ કોરો રહીએ, એટલે પાણી આ બાજુ જાય, ઓલો બેડ કોરો રહીએ, એટલે એમાં તિરાડોમાંથી ઓક્સિજન મળે, એટલે વાક્ષા કંડીને ઝડપી આવે, એટલે માઇક્રોબાયલ એક્ટિવિટી માંડીને ખાતરનું અપટેક સારામાં સારું થાય। फिर पपीता करोगे तब भी, मिर्च करोगे तब भी, पानी प्रबंधन आपका उत्पादन 4 गुना बढ़ा सकता है। थोड़ा बहुत फर्क नहीं आएगा, बहुत फर्क आएगा पानी प्रबंधन से। बहुत ही IMP बात है, इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में आता है आपका स्प्रे और खाद। हम किसानों ने क्या कर रखा है, पहले उस पे काम कर रहे हैं। स्प्रे और खाद को सबसे आगे रख दिया है कि दवाई कौन सी डालना है और कल कितना DAP, यूरिया, पोटाश डालना है। मैं कहीं भी चर्चा करता हूँ तो मुझसे लास्ट में कितना ही बोल दो यही पूछते, खाद कितना डालना है, वो तो बताया ही नहीं आपने। उसका महत्व बहुत ही कम है, बहुत कम है खाद का महत्व। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप केले की खेती करते हैं, केले का वजन अभी तक आपने कितना निकाला है एक पौधे से? 25 से 30 किलो, एवरेज 25 किलो आता है, एवरेज 20 से 22 और 25। 20 से 22। अपन 25 किलो अगर मानते हैं तो 25 किलो ऑन एन एवरेज में पानी का हिस्सा है 70 से 72%। अब 25 किलो में अगर हम 72% पानी को निकाल देंगे तो कितना वजन बचेगा आपका? मैं आपके खाद पर दिमाग ले जाना चाहता हूँ कि खाद पर हम कितना जोर देते हैं। 25 गुणित 0.72, तो ये 18 किलो तो आपका पानी है उसमें 25 किलो में। आपने अगर पानी प्रबंधन सही से किया तो 18 किलो की बजाय 25 किलो पानी भर सकते हो, 30 किलो पानी भर सकते हो केले में। उस घार में पानी कितना इनपुट कर सकते हो, मुद्दा क्या है? वजन बढ़ाना। कितना वजन आएगा? तो पानी कितना है आपके उस 25 किलो में? 18 किलो पानी है। अब आपके 25 किलो में जो सूर्य की रोशनी से बायोमास बॉडी बनती है वो 20 से 22% है।
अब उसमें 20% अगर बायोमास बॉडी की बात करो तो 5 किलो आपका सूर्य की रोशनी से वजन बढ़ेगा, जिससे पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पत्तों पर धूप आए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ा बीएससी एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा साइंस है। तो 25 किलो के घार में 5 किलो आपका सूर्य देवता की एनर्जी कैसे हर पत्तों तक पहुंचे। तो ग्राफ होना चाहिए आपका जिगजैग। जी सर। आप क्या ग्राफ लगाते हो केला? एग्जैक्ट लाइन से लाइन, पौधे से पौधा क्या लगाते हो? 6x6। 6x6। तो ये लगभग अच्छा ग्राफ है। आप समुद्र तल के किनारे लगाओगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, सराउंड ग्राफ है। मिनिमम इतना होना चाहिए। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो 5x9 पर जाओगे तो सबसे सुंदर ग्राफ बनेगा। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, लाइन पास में पौधा दूर, और ये जिगजैग। ये जो सराउंड ग्राफ बनेगा, इसमें आपके आउटपुट आने की संभावना है, जितने तने की मोटाई होगी उतने किलो का घार आएगा। 6x6, 5x5, 6x6 तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर का जो ग्राफ होता है, तने की मोटाई 30 इंच, वजन आएगा 20 किलो। अभी आप भी जो 20-22 किलो ले रहे हो, तने की मोटाई तो आती होगी ना, 30, 32, 35, 35, 38, वजन आएगा आपका 22 किलो, 25 किलो एवरेज बोला एवरेज। मतलब मैं बता रहा हूँ, तने की मोटाई हमारी 35 इंच, वजन 35 किलो नहीं है ना उसका। नहीं है। अगर आपका ग्राफ 5x9 रहेगा और सही पानी प्रबंधन रहेगा, तो जितने तने की मोटाई है उतना वजन आता है। और आपको જેટલું મોટું हाँ, उतना वजन आएगा। અરે તમારે એકચ્યુઅલ કેવું થાય, થર્ડ તો તમે જાડું થાય છે, પણ એનો જે રૂપાંતર થાય છે વજનમાં કન્વર્ઝન થવું નથી થતું તમારાથી। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बातों से हमें खेती को आगे ट्यून करना है। अब आपका बचा क्या? 5 किलो हो गया आपका सूर्य की रोशनी से वजन आना, 18 किलो आपका हो गया पानी से वजन बढ़ा सकते। अभी बचा क्या 25 किलो में? 2 kg 2 किलो। ये 2 किलो काम करेगा आपका फर्टिलाइजर। हम फर्टिलाइजर हम उस 2 किलो को सबसे आगे रखते हैं। खर्चा काट वो मायने रखता है, ऐसा नहीं है मायने नहीं रखेगा, लेकिन इन बातों के बाद में, अभी उदाहरण मैं देता हूँ कि बहुत सारे फार्मर 5x5 लगाते हैं, पानी पूरा केले को गीला रखते हैं और फर्टिलाइजर बहुत अच्छा देते हैं। एक एकड़ पे 60,000, 70,000, 50,000 का खाद डालते हैं, ठीक है। उत्पादन आएगा 20 किलो, 2 से 3 रुपए किलो खाद का खर्चा करते हैं। लेबर अलग, पानी अलग, पौधे का अलग, निदाई गुड़ाई का अलग, कल्टीवेटर ट्रैक्टर का अलग, केवल खाद का खर्चा आपने 2 से 3 रुपए किलो किया है। उत्पादन आया 20-22 किलो। तो 20-22 किलो में क्वालिटी तो नहीं होगी, और रेट 7-8 रुपए हो गए तो आपकी जेब में ज्यादा कुछ आने वाले हैं। आने वाला नहीं है। तो ग्राफ और पानी प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर हम स्प्रे करना चाहें तो किसी भी फसल में स्प्रे, हमने जो प्रयोग किए हैं, थंब रूल में हमने लिया मिट्टी का स्प्रे। आपका सब्जी है, कपास है, केला है, मक्का है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, कोई सी भी फसल, या आपके पेड़ हैं, जैसे आपके उस तरफ तो आम के बागान बहुत सारे हैं, आम है, चीकू है, सीताफल है, इन किसी भी पेड़ पौधों में आपने अगर मिट्टी का स्प्रे किया तो मार्केट में कोई भी दवाई लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, हर फसल पे कर रहे हैं, हमें दूसरी दवाई खरीदना नहीं पड़ती। इल्ली, महुआ, मक्खी, थ्रिप्स, फंगस, टॉनिक सभी का काम करता है। बट मुद्दा है मिट्टी कहाँ की। 200 लीटर पानी में 20 किलो जंगल की मिट्टी डालना है और 200 ग्राम वाइसेनोमीटर डालना है ताकि उस मिट्टी को एक्टिवेट करे। तो 200 रुपए का आएगा 200 ग्राम वाइसेनोमीटर, आपका एक कोठी का खर्चा 200 रुपए का हुआ। उसको आप कपास में स्प्रे करो या टमाटर पे स्प्रे करो या केले पर स्प्रे करो या मिर्च पर करो, ऑलराउंडर वो काम करेगा। टॉनिक का काम करेगा, कीट पतंग तुड़तुड़ा महुआ मक्खी को भगाने का काम करेगा, मारेगा किसी को नहीं, मिट्टी से कोई मरता नहीं, बट पौधे को नुकसान नहीं देगा। व्हाइट फ्लाई, हरा मच्छर, थ्रिप्स, जो कपास हम फसल करते हैं उसमें यही 3 है, हरा मच्छर, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स। चौथे नंबर पे आती माइट्स।
यही कपास में भी काम करते हैं, यही मिर्च में भी काम करते हैं। मिट्टी के स्प्रे से ये फसल को कोई नुकसान नहीं करते, ज़्यादा दिन वहाँ रह भी नहीं पाएंगे, उस पर पौधे के ऊपर ज़्यादा साइकिल चला भी नहीं पाएंगे। अभी स्प्रे बनाने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना है। खेत के बाहर जहाँ हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, जहाँ यूरिया डीएपी पोटास कभी नहीं डाली, उस जगह 5 से 6 फीट का गड्ढा करना है। उस गड्ढे में ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। 200 लीटर में 20 किलो मिट्टी, 10% का घोल बनाना है और 200 ग्राम वाइसेनोमीटर डाल करके 24 से 36 घंटे रखना है। 2 से 3 बार हिलाना है उस पानी को ऊपर नीचे। और पानी को जब भी हिलाएं, हम स्प्रे घोल बनाते हैं तो हम ऐसा गोल हिलाते हैं। ये सबसे गलत प्रक्रिया है। हिलाने की प्रक्रिया है पानी को ऊपर नीचे डंडे से हिलाना। अभी जो हमने लकड़ी डाली है, इस लकड़ी में नीचे प्लस बनाना है। जैसे जावण में हम ये प्लस रखते हैं ना मक्खन बनाने के लिए, ऐसा प्लस रखना है और उस प्लस को ऊपर नीचे हिलाना है। ऊपर नीचे हिलाओगे तो ये मिट्टी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो पूरी मिक्स होगी। 20 किलो मिट्टी, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसेनोमीटर, 24 से 36 घंटे रखा। दिन में 3 बार हिला दो उसको। ये जो मिट्टी है इसके सारे पार्टिकल टूटेंगे और एक रबड़ी बनेगी, क्ले बनेगा, मटमेला पानी बनेगा। और 2 दिन के बाद जब हम स्प्रे करेंगे उस समय भी इस पानी को हिलाना है। 2 बार कपड़े से कपड़ छान करना है। ये कपड़ छान करके पंप में डाला और जिस भी फसल में स्प्रे करना है, ज़्यादा होल की नोजल चाहिए। हम अगर रासायनिक पेस्टिसाइड दवाई का स्प्रे करते हैं तो कम होल की नोजल देते हैं, धुआं देते हैं। इसमें ज़्यादा होल की नोजल चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा गाद वाला पानी जाएगा तो नोजल से निकल जाएगा। और फसल को पूरा नहलाना है। पपीता में स्प्रे करना है तो पपीते की जो ब्रांचेस है, जहाँ से फूल और कली आ रही है, उस डंडे को भी स्प्रे करना है, केवल पत्तों को नहीं। पपीता में माइट्स बहुत ज़्यादा आता है। डंडे में जो जहाँ से कली निकलती है, वहाँ पर इस कली निकलने वाली जगह पर थ्रिप्स और माइट्स लगती है और इसको शेडिंग करती है। तो पूरे डंडे को भी इससे नहलाना है, इस मिट्टी के स्प्रे से। इतना ही काम करना है। शुरुआत में हम जैसे कपास में काम करते हैं तो पौधा लगाने के 7 से 10 दिन के बाद पहला स्प्रे लेते हैं। फिर शुरुआत में 7-7 दिन में स्प्रे लेते हैं। कपास लगता है गर्मी में, हमारे यहाँ लगता है मई में। 15 मई से 10 जून तक हम कपास लगा देते हैं मध्य प्रदेश निमाड़ के किसान। अलग अलग क्षेत्र में थोड़ी टाइमिंग अलग है। आपके गुजरात में जून में प्लांटेशन होता है, 20 जून तक लगता ही रहता है। 1 जून से 20 जून तक लगाते हैं, थोड़ा मौसम ठंडा होता है, जुलाई तक भी लगता है। बारिश के ऊपर डिपेंड है। तो प्लांटेशन करने के 7 से 10 दिन बाद फिर हर 7-7 दिन में कपास में स्प्रे लो, 1 महीना। फिर 10-10 दिन में स्प्रे लो। फिर बड़ा हो जाए तो 14 दिन में स्प्रे लेना। कोई भी दवाई मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं अगर मिट्टी का स्प्रे किया। बैंगन में सबसे ज्यादा इल्ली आती है, उसमें मिट्टी का स्प्रे करने से उसका फुटाव भी अच्छा रहता है। कोई इल्ली बैंगन को नुकसान करती नहीं। व्हाइट फ्लाई रहेंगे, बैंगन को कोई नुकसान नहीं करेंगे अगर मिट्टी का स्प्रे लेते हो। सिंपल सी बात है। मिट्टी के स्प्रे में है क्या, क्यों नुकसान नहीं देते? आपका कोई भी पेड़ पौधा जिसको रस चूसक आएंगे वो पत्ते के क्लोरोफिल को खाएंगे, पत्ते को खाएंगे, नीचे से उसकी चमड़ी को कुरेदेंगे। तो ये जो खाने वाले हैं ये शाकाहारी है। इनके लिए हरी साग सब्जी पत्ता। जब उस पत्ते को आपने मिट्टी से नहला दिया तो ये जो पत्ता है पौधों का, सुबह सूर्य की पहली रोशनी, पहली किरण आती है, उस समय इसके प्रोटॉन खुलते हैं और वहां से एक हल्का सा चिपचिपा पदार्थ आता है और वो खुशबू बिखेरता है। कोई भी पेड़ पौधे का पत्ता सवेरे की पहली किरण में अपने रोम छिद्र को खोलता है। उससे ये सब माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई इनवाइट होते हैं। जब हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो इनकी खुशबू चेंज हो जाती है। मिट्टी में हल्का सा कुछ भी नम मिलता है तो मिट्टी अपनी खुशबू देती है, उसकी खुशबू नहीं देती। जैसे बारिश आती है तो मिट्टी की खुशबू आती है, बारिश की खुशबू नहीं है कुछ। मिट्टी में बारिश के बौछारें हुई तो मिट्टी की खुशबू आना चालू हुई। ऐसे ही पत्तों पर जब मिट्टी का स्प्रे जाता है
और मिट्टी के कण उसमें सूख जाते हैं, और जब सवेरे सवेरे ये पोर्स खोल करके एक चिपचिपा पदार्थ अपने पोर्स से निकालते हैं तो मिट्टी की खुशबू फैलती है। तो कोई भी कीट पतंग इनवाइट नहीं होता। शुरुआत यहाँ से होती है आपकी फसल को बचाने की, कोई इनवाइट ही नहीं होता। बट हरियाली देख करके बाद में आएंगे। जब उस पत्ते पर बैठते हैं, आप अगर व्हाइट फ्लाई को देखो तो बहुत छोटा सा आता है, अपने नाखून के अंदर 50-100 व्हाइट फ्लाई बैठ सकते हैं, इतना छोटा आता है। 50 तो आराम से बैठ पाएंगे। जब वो पत्ते के ऊपर बैठते हैं तो जो हमने स्प्रे किया उसके मिट्टी के पतले से बारीक से कण उस पर दिखेंगे, उसकी खुशबू आएगी, उसका टेस्ट आएगा, हमको दूर से नहीं दिखेगा। लेकिन जो वो व्हाइट फ्लाई बैठता है, उसकी आंखें, उसका सेंस, उसका जबान, उसका जो रस चूसने का सेंसर, वो तो मिट्टी को देखेगा ना। वहां पर हरा पत्ता नहीं, वहां तो मिट्टी का लेपन है, तो वो उसको खा नहीं पाता है। वो और वहाँ ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। टिकता नहीं, जब उसको खाने को नहीं मिलता, वो तो सीधी सी बात खाने है, को अच्छी नहीं जगह मिलता तो नहीं वहाँ तो हम रहता वहाँ नहीं। नहीं बैठते ना। अच्छी जगह नहीं तो हम भी ज्यादा देर नहीं रुकते। सिंपल साइंस है। तीसरी बात, मिट्टी को ज्यादा भूख लगने के बाद जब ये खाना चालू करेंगे तो इनकी किसी भी आंत में क्ले को पचाने की क्षमता नहीं है। जब उस पत्ते को खाना चालू करेंगे, जब भूख लगती है तो कुछ भी मिलेगा खाएगा आदमी, तो लास्ट में जब उस पत्ते को खाना चालू करेगा ये व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इल्ली, तो इनकी आंतों में ये क्षमता नहीं है कि मिट्टी के उस क्ले को, अपनी भाषा में चिकट पदार्थ को, रबड़ी को इनकी आंतें पचा नहीं पाती है। तो फिर बाद में इनको भूख नहीं लगती है। एक बार इन्होंने खा लिया, अब इनको भूख नहीं लगेगी, तो इनकी नई प्रजनन क्रिया होती नहीं, तो वो वहां पर उनकी लाइफ साइकिल स्टॉप होती है। ये मिट्टी के स्प्रे में जोर है, और इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है और इसको अप्रूवल दिया है। और कुछ मित्र हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है कि मिट्टी के स्प्रे की आपने इजाद करी है, जिसमें एक है हैदराबाद के CVR, चिंतला वेंकटा रेड्डी, जिन्होंने इस स्प्रे की इजाद करी है, और उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है कि ये मिट्टी का स्प्रे कारगर है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, वो इंडिया आए थे और उनको पुरस्कार देकर के लेके आपने मिट्टी के स्प्रे को नवाजा, बट हम तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इसका कोई प्रचार प्रसार होता नहीं, इसमें कोई पैसा मिलता नहीं, किसी दुकानदार का कोई 2 रुपए बनता नहीं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोडक्शन होता नहीं, मिट्टी आपके खेत के बाहर है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार हुआ नहीं। कई सारे रिसर्च हुए हैं और ये मिट्टी का स्प्रे अप्रूवल है और हम करते हैं। हमने हमारे खेतों में जो किया है वो मैंने आपको बताया। अगर ये आपकी अपनी फसलों में स्प्रे की जगह मिट्टी का स्प्रे लोगे तो पैसा सीधा जो खर्चा होना है वो आधा हो जाएगा, आधे से कम हो जाएगा। केवल लेबर खर्चा आएगा और आपकी मेहनत रहेगी। वो वैसे भी कर ही रहे हो। लेबर को आप रासायनिक पेस्टिसाइड डालोगे तब भी पैसा देना, कोठी भरना है, पानी भरना है, पंप लाकर देना है, उसके साथ खड़े रहना है, ये सारी प्रक्रियाएं आप कर ही रहे हो। और जो ड्रम भर रहे हो उसमें 500-1000 रुपए की दवाई डाल रहे हो, 200 रुपए 250 रुपए का ही खर्चा है। 1,500 से 2,000 रुपए के ड्रम के अलावा आज की तारीख में कोई स्प्रे शेड्यूल नहीं है। 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें 1,500 से 2,000 रुपए का आपका दवाई डलता ही डलता है। आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, पहले इल्ली भगाने को देगा, फिर रस चूसक, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई भगाने को देगा, 2 दवाई कंपलसरी है, तीसरी दवाई आपकी फंगीसाइड कंपलसरी है, और चौथी दवाई टॉनिक कंपलसरी है। ये चारों का काम मिट्टी का स्प्रे करता है। एक भी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं। सोयाबीन में सबसे ज्यादा इल्ली आती है, हमारे किसान मिट्टी के स्प्रे से पकाते हैं। डॉलर चना, उसमें सबसे ज्यादा इल्ली आती है, हमारे किसान मिट्टी के स्प्रे से पकाते हैं। अब इससे ज्यादा कोई अप्रूवल नहीं है। केले की खेती हम करते हैं, केले की खेती में फ्रूट केयर होता है, उसमें बर्ड इंजेक्शन लगता है, उसमें BI होता है, उसमें एमिडाक्लोपिड डलती है, उसमें बहुत सारे फफूंदी नाशक डलते हैं, उसको टॉनिक दिया जाता है। हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं, ओनली मिट्टी का स्प्रे, हम कोई दवाई नहीं डालते, तो हमारा केला पूरा रेसिड्यू फ्री जाता है। उसमें फर्क ये है कि जनरल भगाने के लिए हम 20 किलो मिट्टी डालते हैं, केले में फ्रूट केयर के लिए हम 5 किलो मिट्टी डालते हैं और मिट्टी कम करते हैं। ये कुछ थंब रूल का हमने उपयोग किया तो हमारे खर्चे किसी भी फसल में कम हो जाएंगे। और आखिर बात आती है हमारे खाद की, कि मैंने कपास लगाया तो कितना खाद डालना है,
केला किया तो कितना खाद डालना है। खाद डलता है हर किसान के अपने जेब के बजट के मुताबिक। कोई भी एग्रोनॉमिस्ट कितना भी प्रवचन दे ले, अल्टीमेट आप जब खाद लेने जाओगे उस दिन आपके जेब में पैसा कितना है उतना ही ले पाओगे। वो तो बात सही है। उसके अलावा सारी बातें गौण है। हाँ, गौण, सही है। अब इसमें मुद्दा ध्यान क्या रखना है, हम जो खाद खेत में डाल रहे हैं वो खाद हमारी धरती माँ को खराब ना करे, मिट्टी कड़क ना हो, और जितना खाद डाले उतना पौधा पूरा का पूरा उठा ले। और जो खाद हम डाल रहे हैं इससे हमारी फसलों में कैंसर के प्रभाव और दूसरे अन्न खाने वालों तक जाए ना। इसके अलावा कुछ ध्यान रखना है, हमारे जेब में कुछ पैसा है जिसका हमारे मन में है कि हम खाद डालेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। कितने ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले आ जाए, सुभाष पालेकर जी एक गाय की खेती कितनी ही बता दें, वो बहुत अच्छी विधि है, बट हम किसान 7 दिन का शिविर अटेंड करेंगे, खेत में एप्लीकेशन 1-2 महीना करेंगे, बाद में हम छोड़ देंगे, थक कर छोड़ देंगे। ऐसे कई सारे मित्र हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बताने वाले, गो आधारित खेती बताने वाले, प्राकृतिक कृषि बताने वाले। हम सुनते भी हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जेब में थोड़ा सा पैसा है, उसको हम खाद के रूप में खेत में डालेंगे, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो उसका विकल्प मैं बताता हूँ, भट्टी खाद। आपका पैसा भी कम लगेगा, आपकी जेब का पैसा भी खर्च होगा, जितना लगाते थे उससे आधा खर्च होगा, फसल में उत्पादन भी 2 गुना होगा, और हम खेत में कोई केमिकल भी नहीं डालेंगे, और हमारा अन्न जो खाएगा वो कैंसर फ्री अन्न खाएगा। ये आपको बनाना पड़ेगा भट्टी खाद। उदाहरण में देता हूं, जैसे कि मुझे केले की खेती में 1 एकड़ में 1 DAP 1 पोटाश डालना है महीने में 1 बार। उदाहरण में दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है, अपनी परिस्थिति के हिसाब से डालना, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जब हम DAP का उपयोग करते हैं उसमें आता है फास्फोरस 46%। 1 बोरी DAP 50 किलो हम DAP डालेंगे तो 46% मतलब ऑन एन एवरेज आपके 20-22 किलो फास्फोरस जाएगा। फास्फोरस की ये प्रवृत्ति है कि खेत में जाने के बाद पौधे को 20 से 22 दिन में लगेगा, अगले 90 दिन तक लगता रहेगा। ये उसकी प्रवृत्ति है। 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा जो हमारी जमीन को कड़क करेगा। ये फास्फोरस जिस फॉर्मेट में हमारे पास आता है उसकी प्रवृत्ति है। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट SSP हम डालते हैं, उसमें 16% फास्फोरस है, बाकी का कुछ सल्फर है, कुछ कैल्शियम है, कुछ मिट्टी है। फास्फोरस की बात करें जो 16% फास्फोरस है, उसमें नीचे लिखा होगा P2O5, SSP के बैग में P2O5, लेकिन पौधा P2O5 लेता नहीं, पौधा लेता है P+। फॉर्मेट चेंज है, लेकिन P+ का फॉर्मेट हम बना नहीं सकते, उसमें पैसा ज्यादा लगता है, दुकानों में रखने में महंगा आएगा, किसान को देने में महंगा आएगा, ऐसे ही सब्सिडी देना पड़ती है। ये गवर्नमेंट की मजबूरी में बतला रहा हूं। P2O5 को P+ बनाएगा कौन? खेत में जो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है वो, खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो, मिट्टी में जो कण है वो। तो गवर्नमेंट ने ये समझा है कि मिट्टी में अथाह बैक्टीरिया है, अथाह कार्बन % कण है, तो हम ऐसा फॉर्मेट दें जो मिट्टी में जाए, डाइल्यूट हो और उसको पौधा खा ले। अभी की परिस्थिति क्या हो गई है कि ये जो P2O5 है या डाई अमोनियम फास्फेट है, इसको जब हम खेत में डालते हैं तो खेत में, हमारे खेत की परिस्थिति होना चाहिए 6.5 pH का खेत का वातावरण होना चाहिए। पोटेंशियल हाइड्रोजन मात्रा जो है वो 6.5 pH होना चाहिए। सरल भाषा में हमारे खेत में नमक की मात्रा 6.5 pH होना चाहिए, क्षार वाली जगह नहीं हो। तो 6.5 pH जिसने एक बार भी DAP खेत में डाली होगी उसके यहाँ नहीं आएगा। अभी तो 8.5 पे चले 8.5 पे चले गए, क्योंकि विडंबना है, जितना DAP जितना SSP हम डालते हैं वो 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। तो पिछले साल जितना डाला 20% लगा, 80% फिक्स हुआ, तो क्षार को बढ़ा दिया उसने। 6.5 से 7, 7.5, 8, 8.5, 9 ऐसे हो रहा है, pH बढ़ रहा है। तो 20% कब लगेगा? जब 6.5 pH हो।
1% से ज्यादा कार्बन परसेंट हो, बायोमास कार्बन, हमारे खेतों का कार्बन परसेंट अगर नापेंगे तो 0.2, 0.4, 0.5 आता है। एक बड़ी मुश्किल से किसी किसी का आता है जो गोबर खाद का प्रयोग बहुत करता है, जो अपनी फसल को खेत में ही पीसता है, उसका 1% तक कार्बन आता है। हम वो सब कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, तो भी नहीं आ रहा है। 0.75 पर ही है। अब इसका क्या कारण है कि सूर्य की रोशनी हम गर्मी में छेड़छाड़ करके छोड़ते हैं तो वो कार्बन ह्रास हो जाता है, सूर्य की रोशनी से वो कार्बन उड़ जाता है। हम गोबर डाल रहे हैं, हम वही जमीनों में कराठी को, मक्का को पीस रहे हैं, केले को पीस रहे हैं, बट फिर भी कार्बन प्रतिशत बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि हम अप्रैल मई में जमीन को पलव करके छोड़ देते हैं धूप खाने के लिए। जितना धूप खाएगी उतना वो कार्बन ह्रास होगा। अब हर जगह द्वंद्व है किसान के पास। किसान को केवल गाइडलाइन आती है, कपास लगाया तो कौन सी दवाई डालना है, इतनी गाइडलाइन आती है। केला लगाया तो क्या स्प्रे करना है। नहीं, हमारे बुजुर्ग तो ऐसा बोल रहा है कि अप्रैल में उसको धूप के लिए छोड़ना ही है, नकर अगली फसल नहीं हो पाएगी। हाँ, कब? जब आप गोबर खाद का ही केवल प्रयोग करो, जब आप जो खेती का प्रयोग कर रहे हो उसकी सारी कल्टीवेशन उसी में कर रहे हो, जब आप उसमें यूरिया, डीएपी, पोटास का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तब एक्चुअली ये सारी अधूरी बातें हैं, सारी की सारी बातें अधूरी। वो लोग कर रहे थे जो प्रैक्टिस, तब वो फर्टिलाइजर नहीं डालते, हाँ ही नहीं, तब था ही नहीं डालते थे, वो पक्का। उनको धूप क्यों खिलाना था? क्योंकि वो केवल गोबर, बायोमास, बैक्टीरिया से ही खेती करते थे। तो एक बार उस नेगेटिव फंगस को तोड़ना था। हमारे पास गोबर है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा तो पौधे को सुंघाते हैं गोबर तो नेगेटिव फंगस आएगी कहाँ से? तो थोड़ा बहुत जो बायोमास है उसको भी हम उड़ा देते हैं। ये छोटी सी यही कर रहे हैं, अभी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जुताई करनी है तो भी आपको लास्ट वीक में करें, हाँ, जब आपका प्लांटेशन की आप तैयारी जमीन को पड़ा रहने दो और क्रैकिंग आने दो, और उस क्रैकिंग से जमीन में हवा जाने दो, उतने में काम हो जाएगा। पलटी पलव करके बहुत धूप खिलाने में कार्बन ह्रास होगा ही, कोई विकल्प नहीं है। पहले टेम्परेचर से आज के टेम्परेचर में भी फर्क है। अब हमारे यहाँ समर में जो हमारा क्षेत्र है गोंडल, वहाँ तो 44, 45 पे जा रहा है। ये पूरे भारत की परिस्थिति। पहले कहा जाता था कि गुजरात का तापमान अलग, मध्य प्रदेश का तापमान अलग, उत्तर भारत का तापमान अलग। आज की तारीख में अप्रैल और मई पूरे भारत का तापमान एक ही है, 45 डिग्री। राजस्थान में और भुज कच्छ के रण में और जैसलमेर की रेत में 50 डिग्री जाता है कभी कभी, लेकिन 45, 46 तो पूरे भारत का हो गया है। कोई अलग बचा ही नहीं कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब भट्टी खाद में हमें क्या करना है? जो हमारे जेब का बजट है, हमने उदाहरण के लिए 1 डीएपी 1 पोटाश डालनी है तो इसको सीधा आधा करना है। अगर आपको 1 एकड़ में 1 डीएपी 1 पोटाश डालना है तो उसको आधा करना है, आधी डीएपी आधी पोटाश। आपका खर्चा हो गया आधा। मैंने ये नहीं बनाया कितना डालना है, मैंने ये बताया जो आप डालते थे उसको आधा कैसे करना है। तो आधी डीएपी आधी पोटाश हुआ। अब ये हुआ 25-25 किलो, हुआ 50 किलो। जितना खाद है उसके 3 गुना मिट्टी लेना है या गोबर लेना है, या मिट्टी गोबर मिक्स लेना है। जैसे 50 किलो खाद है तो 150 किलो मिट्टी मिक्स करना है। अब आपका हो गया खाद 200 किलो। नीचे प्लास्टिक बिछाना है, आधी डीएपी आधी पोटाश और 150 किलो मिट्टी, ये मिश्रण बनाया। मिश्रण बनाने के बाद जितना आपके पास खाद है, फर्टिलाइजर है, जैसे 50 किलो है तो उसमें 50 ग्राम वाइसेनोमीटर डालना है, जिसमें सुक्रोज और गोअर्क आता है। 50 किलो पे 50 ग्राम, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा गोमूत्र, ताकि बैक्टीरिया उसमें एक्टिवेट हो जाए। अगर आधा गोबर आधा मिट्टी ले रहे हो तो गुड़ गोबर की जरूरत नहीं है। अगर केवल मिट्टी ले रहे हो तो गोबर, गोमूत्र, गुड़ थोड़ा सा डालना है। इसको मिक्स करना है। इसमें 50 किलो जो खाद है उसमें 50 ग्राम आपको पोटेशियम ह्यूमेट भी डालना है। इसको मिक्स करना है। बरसाती में थोड़ी नमी रहना चाहिए और ढकना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। ये आपने भट्टी बना दी, ये अंदर से गर्म होगा, नीचे प्लास्टिक ऊपर प्लास्टिक, इसको ढकना है।
3 दिन के बाद शाम के समय उसको खोलना है, उसको खुशबू नहीं लेना है, बहुत गंदी बदबू आएगी, नाक को खराब करेगी, क्योंकि वो जो डीएपी और पोटास है वो रिलीज होगा, वो फूटेगा, उसका एसिड निकलेगा। तो भट्टी को खोलना है, थोड़ा सा उसको फुटारना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। दूसरे दिन सवेरे फिर थोड़ा सा नमी करके उसको फिर से ढक के रखना है अगले 3 दिन के लिए। ये 6 से 7 दिन की प्रक्रिया करेंगे। अब ये जो खाद बना आपके खेत में जाकर पौधे को लगने के लिए कल के लिए तैयार है। हम अगर डीएपी डालेंगे तो 15 से 20 दिन में लगेगा, ये कल लगने को तैयार है, क्योंकि जो खेत में जाकर होता वो आपने बाहर ही कर लिया। खेत में जाकर के जो जमीन को कड़क करता, पीएच बढ़ाता, वो यही हवा में उड़ गया, वो यही मिट्टी में आपने मिक्स करके उसको बैक्टीरिया डाल करके उसके बॉन्डिंग को तोड़ दिया। ये भट्टी खाद है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी कोई सी भी फार्मिंग में किसान का खर्चा आधा होता है। ये छोटा सा एक विषय है कि थंब रूल हम क्या ध्यान रखें, फसल कौन सी लगा रहे हैं, उत्पादन कितना लेंगे, लेकिन हमारे बजट पर नियंत्रण कैसा रखें। हम यूरिया डालते हैं तो पता चलता है कि कल हरा हो गया पौधा, एसएसपी डालते हो तो पता चलता है कि कब लगा, कुछ फर्क पता चलता है? क्योंकि 20-25 दिन में लगता है, तो धीरे धीरे लगता है, पता ही नहीं चलता है। ये भट्टी खाद रेडी कल से लगना चालू होगा, पता चलेगा आपको कि डाला तो क्या चेंजेस आए। और जो 20% लगता है उसकी बजाय संपूर्ण 80-90% लगेगा ये। तो आपका जो 46% में 23 किलो आया 50 किलो में, और 23 किलो का 20% लगता, 3 दून 6, 2 दून 4, 4 किलो, 4.5 किलो लगता, उसकी बजाय ये पूरा 23 किलो लगेगा। आपका फास्फोरस खेत में जाएगा कितना? 80 से 90% भट्टी खाद बनाने से। इसलिए आपने आधा खाद भी कर दिया तो भी 2 गुना लगेगा। ये कैसे खाद को कम करें? और फर्टिलाइजर जो पौधे को जो खाना चाहिए वो भी ज्यादा मिला, पूरा का पूरा। और वाइसोलोमेटा क्या? वाइसेलोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और गोवर का आता है, वो एक पेटेंट प्रोडक्ट है, पी किसान ग्रुप का है। पैटर्न प्रोडक्ट हाँ, यहाँ वो से मिलेगा ना? हाँ, वो आप ऑफिस में ऑर्डर करके आप डायरेक्ट होम डिलीवरी बुला सकते हो, वो कहीं पर आपको दुकान पर नहीं मिलेगा। बट वो छोटी सी मात्रा है, 50 ग्राम। एक आपने 200 किलो खाद बनाया, उसका 50 ग्राम। तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट इस तरीके से हम कोई भी खेती करेंगे तो हम सारी विधाओं को टच करके हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैंने संक्षिप्त में थोड़ा सारांश बताया। बाकी जो ये स्प्रे क्या, खाद क्या, कौन सी चीजें क्या। मेरी भट्टी खाद समझ कितने टाइम बड़ा रख सकते हैं? फिर ये 15-20 दिन तक रख सकते हो, बन- बट ज्यादा दिन रखना नहीं बन है। गया के बाद बनने के बाद बनने के अब बाद। 7 दिन पहले ही बना रहे हो तो फिर 7 दिन बाद 10 दिन बाद डाल ही दो, ज्यादा दिन रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझो कि 20-25 दिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा रहे। उसका नाइट्रोजन जो होगा उसमें अगर कैल्शियम होगा तो वो उड़ जाएगा। फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब वहीं के वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नाइट्रोजन जैसी चीजें उड़ेगी। आप यूज ही बंद करवा दिया है ना पूरा। क्या चीज? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की जरूरत ही नहीं है। गांव, खेत, घर के अंदर लाओ मत, शहर से बाहर रखो। आपने भट्टी खाद बनाया, आपको वाटर सोल्यूबल की आवश्यकता क्यों है? हम यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल डाल करके जमीनों को कर दिए कड़क। अब पौधे को रेडी फूड चाहिए। जमीनों में इतनी ताकत बची नहीं पीएच बढ़ने से, 6.5 पीएच है नहीं, जो भोजन डाल रहे हैं वो 8 पीएच 7 पीएच पे अपटेक करता नहीं, पौधा उठाता नहीं, तो हमें वाटर सोल्यूबल का रिजल्ट दिख रहा है, तो मजबूरी में उसका उपयोग करना पड़ रहा है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको भी दिख रहा है कि यहाँ स्कोप है, तो उन्होंने वाटर सोल्यूबल लॉन्च किया। उनकी भी गलती नहीं है, हमारी फील्ड की तासीर गलत हो गई है, तो हमें वाटर सोल्यूबल लेना पड़ेगा। बट भट्टी खाद बनाओगे तो वाटर सोल्यूबल की जरूरत नहीं है, जीरो, कोई आवश्यकता ही नहीं। और भट्टी खाद भट्टी माया में भी डाल सकते हैं और पूर्ति में भी आ सकते अब बेसल में भी दे सकते हैं और बीच बीच में भी ले सकते हैं। किसी किसी से भी खड्डा करके मिट्टी ऊपर चढ़ानी पड़ेगी ना, और डालने- भट्टी खाद में मिट्टी ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आपने बनाया मिट्टी में, पौधे की जहाँ जड़ें हैं वहाँ नमी में ड्रिप के नीचे डाल दो, बस खत्म। वो भी डीएपी डालोगे तो चीरा लगा करके अंदर डालना हाँ, पड़ेगा, अंदर डालना फिर मिट्टी आएगी, क्योंकि जड़ें वहाँ पर हाँ। जाएगी। वो ऐसे ही चलेगा फ्लोर में। तो ऐसे ही चलेगा, फ्लड में कहीं नहीं। 15 दिन में 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 15 दिन में
जहाँ नमी है उस जगह पर, मुद्दा ये है, नमी वाली जहाँ जगह। आपकी ड्रिप लाइन है और जहाँ पानी क्योंकि गिरता है। ये जो खाद है ये संपूर्ण बन गया और ये मिट्टी है। हम डीएपी के दाने डालते हैं, वो मिट्टी नहीं है, उस दाने के ऊपर जड़ चढ़ती नहीं है, चढ़ेगी तो जल जाएगी। अब ये जलने का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया, हमने डायरेक्ट मिट्टी को लेकर के डाला, तो मिट्टी में ऑलरेडी जड़ अंदर घुस करके उसको खाएगी। इसको चीरा लगा करके डालने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर मिट्टी चढ़ा रहे हैं कोई सी फसल में तो पहले डाल दो, वो अंदर हो जाएगा, लेकिन जड़ों को काट करके डालने की आवश्यकता नहीं। ऊपर से हाँ। जब बारिश हो जाए तो भी चलेगा। वो ड्रिप का पानी चलता है ना, वो भी उठा लेता है। ड्रिप के पानी में भी होता है। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, इसको किसी भी फसल में उपयोग किया जा सकता है। बागवानी फसल हो या वेजिटेबल की फसल हो या आपकी जनरल फसल हो। ड्रिप ने અંદર ન ચડાવવા, પણ જ્યાં ડ્રીપનું પાણી તમારું થાય છે ને ત્યાં ના ભાઈ ड्रिप का पानी गिर रहा है वहीं पर डाल दो ना। बेटा की वो एक्सपायर कितनी आती है? बाइसिनोमीटर आएगा, एक्सपायरी उसकी पूछ रहे हैं। उसकी एक्सपायरी लगभग 2 साल के ऊपर का है। अच्छा वो तो Before हमारे यहाँ expiry। रहेगा तो भी कोई दिक्कत हाँ। नहीं है ना, तो 1-2 महीना। ये इस टाइप से आता है, इसके अंदर सुक्रोजोल वो होता है। 200 રૂપિયાનું 200 ગ્રામ 200 रुपया का 200 ग्राम है ना? हाँ। 1000 રૂપિયા કિલો લઈ લેવાનું। યુનિક એ આ લોકો લગભગ રાખવાનું છે। डेमो पाउच लो, सभी को एक एक पाउच दे दो। आप चाहो तो डेमो पाउच लेकर के जाओ आइसोलेट के, डेमो बॉक्स तो ठीक है, लेकिन हम लेके ही जा रहे हैं। लेके ही जाओ तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा है। और वो वाइसोनोमेटा और दूसरा सुक्रोज भी बोला ना? नहीं, वो इसी के अंदर आता है। इसे ही सब में आ गया। एक वाइसोनोमेटा है, दूसरा पोटेशियम ह्यूमेट है, पोटेशियम फुलवेट है। जब भट्टी खाद बनाओगे तो उसमें आवश्यकता लगेगी पोटेशियम ह्यूमेट की। वो भी चाइना का आता है पोटेशियम यूनिट, हाँ। वही है ये अलग है। आपके